नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू स्पोर्ट्स ताज़ा। WTC इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल खत्म हो गया है। सबको रिजल्ट पता है। न्यूजीलैंड इज द WTC विनर। मेरे साथ आज अधिराज एंड अमन है। अमन सीरियस बकवास एक चैनल है, उसकी वीडियोस बनाते हैं। सो अमन, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आई नो इट इज वेरी इजी अब बोलना कि क्या इंडिया का लाइनअप सही था नहीं था, बट डू यू स्टिल जस्टिफाई प्लेइंग टू स्पिनर्स एंड थ्री फास्ट बॉलर्स? थैंक्स फॉर हैविंग मी विदित। यार आई थिंक लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि अर्ली समर है, ठीक है, एंड बिकॉज देयर वाज अ स्टॉर्म, साउथहैम्पटन में एक हफ्ते से स्टॉर्म था, तो हमें पता था ओवरकास्ट कंडीशंस होने वाली हैं। ये आई थिंक हमने अधिराज ने भी बात करी थी कि रेन की वजह से मे बी मैच ड्रॉ हो सकता है। तो प्लेइंग टू स्पिनर्स का कोई सेंस ही नहीं बनता था। आई फील आप ऑलवेज यू प्ले स्टार्टिंग 11 अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, एंड आप वो स्टार्टिंग 11 एक कॉम्पोजिशन बना सकते हो दैट एक्चुअली फिट्स योर 11। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जडेजा को आपने कितने ओवर करा लिए? 5, 10, 12, 13, उससे पर ज्यादा तो वो जडेजा कराए एक नहीं। बैटिंग ऑलराउंडर की तरह खेल रहे थे। ही wasn't playing as a bowler, he was playing more for as a batting all-rounder, and India had हाँ announced हाँ the playing 11 first. हाँ, but if you want to play a bowler, if you want to, when you say you're playing four bowlers or five bowlers, if you play a bowler, then Ashwin has to play, and Ashwin proved it. Even a wicket like this, he took 4 wickets, right? Two wickets, which I Yeah. think he bowled really really well. Even in the second innings, वो ही हमें लेके आया। थोड़ा सा वापस हमें थोड़ी सी एक होप आई कि कुछ हो सकता है। आई फील कंडीशंस देख के कोई हम तीनों की जगह या कोई और फैन भी होता वो यही कहता कि यार 2 स्पिनर को खिलाना, कोई लॉजिक ही नहीं था। आपको अधिराज, सिराज को अब मैं खिलाना आपकी चाहिए था। तरफ आता हूँ कि आई नो कोहली ने पहले ही अनाउंस कर दिया था टीम, बट इट कुड स्टिल हैव बीन चेंज क्योंकि वो टॉस में अनाउंस नहीं हुई थी। और जब फर्स्ट डे वॉश आउट हुआ, डू यू थिंक द टीम कुड हैव बीन ऑल्टर्ड एंड जडेजा की जगह सिराज खिला सकते थे? आई थिंक ये जो बात थी कि फर्स्ट डे वॉश आउट हो गया था, तो हम जानते थे कि डेफिनेटली रेन है, ग्राउंड वेट होगा, तो डेफिनेटली टर्न तो उतना नहीं मिलेगा, इंडिया ऑलरेडी जानती थी। आई थिंक जडेजा का इंक्लूजन इसलिए था कि लाइक जैसे आपने बोला कि बैटिंग ऑलराउंडर की तरह खेल रहे थे। uh, बस ये पॉइंट था, अगर आप जडेजा को बैटिंग ऑलराउंडर खिला रहे हो और आप उससे 10 ओवर ही डलवाओगे, 10-12 ओवर दो इनिंग्स में मिलाकर, तो इसका मतलब है कि आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंग्लैंड में खेल रहे हो 4 बॉलर्स के साथ स्पेशलिस्ट, इसमें से आप 3 पेसर्स खिला रहे हो, जबकि आप न्यूजीलैंड को देखो, जो 4 पेसर्स उनके फ्रंट लाइन बॉलर्स के साथ, और एटलीस्ट जो फिफ्थ बॉलर है वो भी एक मीडियम पेसर था। तो आई थिंक वहां पर शायद इंडिया ने एक ट्रिक मिस करी। मैं जानता हूँ कि जडेजा बैटिंग एक्सटेंड करते हैं इंडिया की, लेकिन जैसी कंडीशन थी, आप जानते थे कि रन 200-250 से ज्यादा नहीं बनेगी किसी भी इनिंग्स में। तो आई थिंक जरूरी था कि वो एक्स्ट्रा सीमर, बिकॉज बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस थी। हमने देखा चारों दिन ज्यादा रन नहीं बने, 2.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से 200-250 के स्कोर तक ही पहुंची दोनों टीम्स। तो आई थिंक एक ट्रिक मिस करी डेफिनेटली। मे बी जडेजा के जगह हम एक फास्ट बॉलर खिला सकते थे, बिकॉज टॉप हाफ जो हमारा बैटिंग का है, रन हम वहीं से एक्सपेक्ट करते हैं। आप जडेजा से 50, 60, 70 रन तो नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, स्पेशली इस कंडीशन में इंग्लैंड में। तो आई थिंक शायद इंडिया ने, हम बिल्कुल हाइंडसाइड में कह जाएंगे कि शायद एक्स्ट्रा पेसर खिला सकते थे। स्ट्रॉन्गेस्ट 11 फील्ड करी थी, बट आफ्टर दैट फर्स्ट डे ऑफ रेन वॉश आउट, आई थिंक इंडिया कुड हैव चेंज्ड द स्टार्टिंग 11, एडेड अनदर पेसर टू दिस पैक। पर इसका नेगेटिव पॉइंट यही है कि ऑलरेडी हम पता है कि इंडिया की टेल कभी भी बैट नहीं करती, और जडेजा को हटा के वो टेल और एक्सटेंड हो जाती। जडेजा से 50-60 एक्सपेक्टेड नहीं था, मे बी अ क्विक फायर 20-30 रन तो गारंटीड थे, पर वो नहीं हुआ। तो इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम रही, एंड सर्टनली हार्दिक पांड्या अगर होते तो एज अ मीडियम पेसर एंड बैट, उनकी कमी काफी खली इंडियन टीम को। पता नहीं वो कितने फिट है नहीं है, बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं, बैटिंग में भी थोड़ा शोल्डर बैड IPL। बट हार्दिक पांड्या की कमी सर्टनली रही, वरना वो बेन स्टोक्स या ग्रैंड होम जैसा एक ऑलराउंडर का रोल प्ले कर पाते तो काफी बेटर रहता है इंडिया के लिए। और तब शायद इंडिया 3 पेसर अश्विन और पांड्या के साथ खेल सकती थी। पांड्या को थोड़ी स्विंग भी ये सब मिल जाती है इस कंडीशन में। बट कोई बात नहीं। एक अगला क्वेश्चन में आऊंगा, न्यूजीलैंड टेल वर्सेस इंडियन टेल। अमन, न्यूजीलैंड टेल देखा है हमेशा 80 से 100 रन मार पाती है, इंडिया टेल 30-40 के ऊपर कभी नहीं क्रॉस किया। ये एक आदत बन गई है, पिछले 10-15 साल का लगातार चल रहा है। क्या सोल्यूशन क्या है इसका? यार सोल्यूशन है कि सॉरी, एक्चुअली द लास्ट जो मेरे को लगता है हमारी टेल के एक्चुअली अच्छे बैट्समैन थे वो थे भुवनेश्वर कुमार, लेकिन वो तो आउट ऑफ द पिक्चर है हम। लेकिन अगर मैं बात करूँ शम्मी की भी, मैं अगर पर बात करूँ ना, भुवी तो श्रीलंकन शम्मी टूर के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द पिक्चर है। बट आई नो ही मतलब फॉर वाजंट अ दिस पार्ट ऑफ द मैच स्क्वाड। इन इंग्लैंड, करेक्ट करेक्ट, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
टेस्ट के लिए ये उनकी ये कमी वाले भी मैच खली के है लिए और बिल्कुल। इंग्लैंड के लिए आई थिंक अगर स्विंग होता बिल्कुल। ही कुड हैव स्वंग बोथ वेज, उनकी कमी काफी खली है। और वो एक्सपीरियंस भी लेके आते हैं, वो इंग्लैंड में खेल चुके हैं, बुमराह इतना नहीं एक्सपीरियंस्ड है, और बाकी बोलो चलो ईशांत है और वो चलो सेपरेट टॉपिक आता है। लेकिन मेरे हिसाब से हम, आई डोंट नो व्हाई कि ये इंडिया में एक ऑलवेज ये बात रहती है कि हमारे जो टेल एंडर्स होते हैं वो कभी रन नहीं देते। आई थिंक जो लास्ट टेल एंडर जो रन देता था भुवनेश्वर कुमार, उससे पहले जहीर खान, उससे पहले अजीत अगरकर, जिन्होंने एक्चुअली साइजेबल रन थोड़ी थोड़े दिए हैं हमें ओवर द इयर्स। बल्कि लेकिन हम मेरे वो चीज दिमाग में हमेशा लैक कर। शार्दुल और वॉशिंगटन का नाम आ रहा है, जो अभी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में थोड़ा सा वॉशिंगटन ने काफी रन मारे हैं, शार्दुल ने भी 50 देखो मारी। बट विदित, वो देखो उन्होंने एक एक मैच में मारी अच्छी बिल्कुल कंडीशंस में, वो मैं मानता हूँ। लेकिन मैं उनको एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर बतौर बताना चाहूंगा, ईशांत शर्मा और शमी नहीं है बॉलिंग ऑलराउंडर्स, राइट। अगर आप वॉशिंगटन सुंदर में शार्दुल ठाकुर, एक हद तक अगर आप दीपक चहर को भी डेवलप करोगे फ्यूचर के लिए, वो भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर बन सकता है, क्योंकि उनमें नेचुरल टेक्निकल टेंडेंसी है। भुवनेश्वर कुमार क्यों इतने सफलतापूर्वक थे टेस्ट में, क्योंकि उनकी टेक्निक अच्छी थी। शमी आता है आड़े शॉट मारने, ठीक है, ईशांत शर्मा कैन ओनली डिफेंड, ठीक है। तो या तो हम उनको ट्रेनिंग नहीं दे रहे प्रॉपर, अब शमी को डिफेंस करना नहीं आता, सिर्फ छक्के मारने आते हैं। अगर शमी आज थोड़ा सा भी डिफेंसिव, आई नो ब्लेम नहीं कर सकते हम, थोड़ा यार, सा अब भी उनका काम डिफेंसिव बॉलिंग करना है, होते हैं। बैट्समैन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड कमिंग नहीं टू बट यार रिस्पॉन्सिबिलिटी, विदित, हाँ जी जी बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, और हम उनको, मैंने ये कहा ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन अब इतना कंपेटिटिव हो गया ना क्रिकेट। अब आप कोई भी वर्ल्ड की टीम देख लो ना, इंग्लैंड के जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, और जैक लीच वगैरह भी देख लो, वो भी बैटिंग कर लेते हैं, बट हमारे ही टेलेंटर्स हैं जो बैटिंग नहीं कर पाते। तो वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। नहीं, बिल्कुल वैलिड पॉइंट ये, मतलब आई थिंक इसमें कोई डिबेट भी नहीं है कि इंडिया का टेल बैट नहीं कर पाते। एंड इट्स ऑफन सेड इंडिया टेल डज नॉट वैग, विच इज ट्रू। अभी अगर वैगनर विकेट लेते तो अलग जोक बन जाता कि वैगनर ने पूरा वैग करा दिया है, बट और आप अधिराज अगर अगर आप विदित, एक सेकंड सॉरी, हाँ, अगर आप विदित न्यूजीलैंड की बात कर रहे हो ना, तो नील वैगनर के पास एक्सपीरियंस है। नील वैगनर बहुत सालों से हैं वो, 2009, लक्ष्मण भी कल बात करे थे 2009 में, उनके साथ खेले हैं। टिम साउदी टेक्निकली बड़े अच्छे हैं। टिम साउदी फास्ट भी खेल सकते हैं, स्लो भी खेल सकते हैं। सिर्फ आई थिंक एक ट्रेंट बोल्ट ही है उनके उसमें, जिसको मैं एक्चुअली बॉलर मानूंगा। टिम साउदी गेव यू 30 रन, काइल जेमिसन ने भी आपको रन दिया, और कॉलिन डे ग्रैंडोम तो हमें पता है एक बिल्कुल। है नहीं नहीं, बैट्समैन बिल्कुल माने वैलिड जाते हैं। पॉइंट। अधिराज, व्हाट डू यू थिंक ऑफ न्यूजीलैंड टेल एंड न्यूजीलैंड बॉलिंग कि जेमिसन के 25 रन, सऊदी के 30 रन कितने भारी पड़ गए? आई थिंक मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम बिल्कुल बोलना चाहूंगा। एक एट वन पॉइंट जब न्यूजीलैंड का स्कोर 135 पे 5, उसके बाद भी 162 फॉर 6, आई थिंक वहां से ये जो प्रॉब्लम रही है इंडिया की, आई थिंक ओवर द इयर्स, कि हमारे फास्ट बॉलर्स या फिर हमारी जो बॉलिंग अटैक है वो ऑपोजिशन टीम के टेलेंडर्स को आउट नहीं कर पाते। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने देखा है, इंग्लैंड के अगेंस्ट देखा गया है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमने देखा कि वहां पर वो क्विक विकेट्स निकालना, मतलब टीम अगर आपको 50 रन दे रही है ऑपोजिशन टीम की, तो मतलब आपने काफी बड़ा लॉस है आपके लिए। तो आई थिंक जो डिफरेंस था वो 30 रन की जो लीड इंडिया ने लूज करी है अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन द फर्स्ट इनिंग्स, आई थिंक दैट वाज प्योरली ऑन व्हाट जेमिसन एंड व्हाट साउदी हिट इंडिया. I think that hurt India in terms of the the number of runs that you would have had on board, and the lead, and the amount of time India would have also batted. I think so. I think that was the turning point for me in the game. I think अधिराज, those what 30 runs. could have कोहली done better? Forget the first innings, पूरे मैच में एक दो चीजें जो आपको लगता है कोहली बेटर कर पाते। टीम सिलेक्शन हटा देते हैं, अब टीम ग्राउंड पे उतर गई है, कोहली क्या चेंज कर सकते थे? I think मैं कोहली को इतना ब्लेम नहीं करूंगा in on terms of his captaincy. I think so. First innings में आपने देखा होगा, I think I was pretty happy with the changes that Kohli did, and we saw the results. New Zealand did not score. They didn't get a big lead on India. I think the 30 runs ka lead. But I think his captaincy, I will not say I had any issues with it. If you don't look at the team selection bit of it, I think the captaincy was spot on. I think the biggest miss for India was that their main bowler, I think Jasprit Bumrah, not picking up wickets for you in a test match. Especially when you're just playing three fast bowlers in England, I think you can't blame the captain. And Kohli himself would have expected a lot better from Bumrah. I mean, we all did definitely. But your number one pick on the team, I don't blame Kohli's captaincy. I think he did a great job in the first innings. By the time we came to the second innings, I think we did not have runs on the board. The bowlers did well, but I think overall captaincy पे मैं Kohli का I don't have any problems with. अमन, how he आपके हिसाब captained the से side. क्या डिसअपॉइंटमेंट थी इंडिया के पूरे दो इनिंग्स में, मतलब पूरे मैच में इंडिया के लिए क्या डिसअपॉइंटिंग रहा? कोई स्पेसिफिक प्लेयर, एक दो नाम या कोई इंस्टेंस जिससे बिल्कुल पासा पलट गया?
यार आई थिंक विदित हम ना टेस्ट क्रिकेट में बात करते हैं स्पेशली ओवरसीज कंडीशंस में कि आपको ना विकेट बहुत आसानी से नहीं देनी अपनी, आपने ना कीड़े की तरह खड़े होके आपने बस खेलना है। और इंडिया ना मैच अनबिलीवेबल बॉलिंग की वजह से नहीं हारी है। इंडिया मैच सेकंड इनिंग्स में हारी है बिकॉज ऑफ पुअर बैटिंग, पुअर शॉट्स। एक ये ना इंग्लैंड में बहुत एक हम बात करते हैं ऑफ स्टंप पे आगे बढ़ के वो जैब करना है, इसे मैक्सिमम अगर आप विकेट देखो ना, कोहली के भी आप विकेट देखो सेकंड इनिंग्स में, बाहर की बॉल जा रही है, कोई जरूरत नहीं थी ऐसे जैब करने की। रोहित शर्मा भी सेम बॉल, रोहित शर्मा की फर्स्ट इनिंग्स वाली आउट होने से पहले सेम बॉल उन्होंने डिफेंस करी थी, लेकिन थोड़ी सी बाहर जा रही है उन्होंने आगे कर दिया बैट। ठीक है ना, सेकंड इनिंग्स में भी सीधी बॉल, जब बॉल सीधी पड़ती है विकेट पे तो ज्यादा से ज्यादा बैट्समैन शॉट खेलते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर जो होता है ना सीधी बिल्कुल मिडिल स्टंप पे बॉल पड़ी और उन्होंने बॉल छोड़ दी। मिडिल स्टंप से आउटस्विंग होना व्हेन टिम साउदी इज बॉलिंग फ्रॉम ओवर द विकेट इज वेरी डिफिकल्ट। तो वो आई थिंक लैप्स ऑफ जजमेंट कह सकते हो आप, जो भी कह सकते हो वो। एंड इवन आई वुड से आई वुडंट ब्लेम पुजारा बिकॉज आई थिंक he's been a great servant for Indian Test cricket, but I thought कि पुजारा भी मेरे को ना अपने at his best नहीं लगे। जैसे होता है ना पुजारा आता है 20-30 बॉल्स ही लुक सॉलिड कि बॉल छोड़ेंगे डिफेंस करेंगे तो लगेगा मिडिल से, वो नहीं मेरे को लगा। एंड लास्ट जो मेरा पॉइंट है वो आता है वापस आई थिंक विराट कोहली से बहुत ही हमें थी एक्सपेक्टेशंस, बड़े मैच के प्लेयर हैं तो विराट कोहली आई थिंक हैड टू परफॉर्म। केन विलियमसन ने दिखा दिया एक्चुअली कि कैप्टनसी नॉक खेल के दोनों इनिंग्स में। एंड रोहित शर्मा मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि उनकी जो मेंटालिटी है वो टेस्ट क्रिकेट की नहीं है एंड ही रियली नीड्स टू वर्क ऑन हिज टेक्निक फॉर टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि उनकी जैसी मेंटालिटी है ना वो धीरे नहीं खेल सकते, वो 70-80 बॉलों में 20 रन नहीं मार सकते। तो या तो आप थोड़ा सा स्लो खेल के थोड़ा सा तेज खेलिए, या तो आप बिल्कुल ही तेज खेलिए, बिल्कुल आप स्लो नहीं खेल सकते एज अ बैट्समैन। आई थिंक बाकी बैट्समैन को हम क्या ही ब्लेम करें। थिंक अगर आज भी बात करेंगे रहाणे की, जो मैंने अभी बात नहीं करी, क्योंकि रहाणे फर्स्ट इनिंग्स नहीं इतना अच्छा खेले, सेकंड इनिंग्स अनलकी थे। बट कमिंग टू माय लास्ट पॉइंट, बैटिंग की आई फील के ऋषभ पंत को काफी लोग ब्लेम कर रहे हैं, बट आई फील ऋषभ पंत बैटेड रियली वेल इन द सेकंड इनिंग्स। उनको वो रैश शॉट खेलना पड़ा क्योंकि स्थिति वैसी थी। एंड डिफेंसिव अगर आप उनकी टेक्निक देखो तो सबसे डेवलप्ड बैट्समैन जो मैं कहूंगा ओवर द लास्ट 1.5-2 years वो ऋषभ पंत हमारी बैटिंग में, क्योंकि उन्होंने इतने सॉलिड डिफेंसिवली वो खेले हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा जो भी उनको ब्लेम कर रहा है, जो भी उनको अभी ट्विटर पे भी अब्यूज मिलेगी उनको, आई एम श्योर नहीं वो नहीं, मिलनी हमें नहीं मतलब चाहिए वो। क्रिकेट इंडिया में अगर लव स्पोर्ट है, जब हारते हैं तो मतलब जितनी प्यार मिलता है उतना ही गाली भी मिलती है। एंड इट हैज रिड्यूस्ड ओवर द इयर्स, बट सच इज द नेचर ऑफ द हाँ स्पोर्ट व्हेन यू आर प्लेइंग एट बट दैट विद लेवल। इट अननेसेसरी क्रिटिसिज्म नहीं मिलना चाहिए। आप सुनाओ, बट अननेसेसरी क्रिटिसिज्म नहीं मिलना चाहिए, होता मैं है, इस अब चीज में इंडियन मानता फैन इतने पैशनेट हैं कि मतलब हूँ। एक गलत विकेट, एक वो उस प्लेयर को डिसमिस कर देते हैं, अगले मैच में वो सेंचुरी मार दिया, 5 विकेट ले ले, वही भगवान बन जाता है। ऐसा ही है। नहीं वो तो बात आपकी सही है। पर उसका कोई चेंज नहीं है। बट क्रिकेट इज सच अ पैशन, इतना लोगों में इतना प्यार है, इतना जुनून है। तो एक्सपेक्टेशन थी बिल्कुल टॉप प्लेयर से, चाहे पुजारा का नाम है, रहाणे का है, रोहित का है, कोहली का है, बुमराह का है। एंड यू एक्सपेक्ट दीज बिग प्लेयर्स टू फॉर्म। अधिराज, हाउ क्रूशियल वाज केन विलियमसन्स फर्स्ट इनिंग्स? आई थिंक हम मैच से पहले बात कर रहे थे इसके बारे में कि आउट ऑफ फॉर्म है, टेस्ट मैच नहीं खेल के आए हैं एंड आपने उनको टीम में नहीं लिया था। हाँ हमने लिया था। हाँ, उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने आई 100 थिंक रन मार दिए हैं, और दोनों दोनों इनिंग्स में एक अपना एंड संभाल के रखा। फर्स्ट इनिंग्स में तो उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड रही थी, उन्होंने एक एंड संभाल के रखा, बाकी सब स्विंग करते रहे, फास्ट रन आए। बट led from the front, definitely captain's knock, I would call it. definitely. I mean, the way he batted in the first innings, I think, compared to his second innings, I would say the first innings was the more crucial one. He scored at a much slower pace, but he knew what was happening in the game. I think एक mindset से आते हैं, वो गेम को बहुत अच्छे से परख लेते हैं, वो जानते हैं कि किस टाइम पे कैसे बैटिंग करना है। जैसे कि फर्स्ट इनिंग्स हमने देखा स्लो खेल रहे थे, अपने अराउंड गेम खिलाया, पूरी टीम के अराउंड बैट करती है, जैसा हम जानते हैं। बट वो जो 40 और 45 49 ऑट की जो 49. नॉक थी इन दोज, वो जो नॉक थी, बट the manner in which he played, he never looked like he was in total control. I felt he never looked off in any way when he was playing. I think that was the knock that defined the New Zealand first innings. To bat along with everyone, he batted with Jameson, I think so, to get those runs. And I think that knock was much. I mean, I rated much higher in the second innings. Obviously, he came back in second innings when 2 wickets had fallen right at the end.
But definitely, I think he was the mainstay of that team. Those 2 knocks, I think, changed the game for New Zealand. And I mean, you don't expect any less from Williamson, irrespective how out of form he is, or hasn't played a match or was out coming back from injury. Definitely, truly. और शमी की बॉलिंग देख के फर्स्ट इनिंग स्पेशली क्या लगा आपको? मतलब आप खुद एक बॉलर हैं, कैसी लगी आपको शमी की फर्स्ट इनिंग्स की बॉलिंग? आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स फर्स्ट डे पर जब बॉलिंग करी शमी ने, थोड़ा सा आई थिंक इतना ऊपर नहीं डाल रहे थे, थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ डाल रहे थे मेरे को लगा. एंड जैसे हम जानते हैं कि शमी हिट द डेक है, सीम मूवमेंट मिलता है, बट आई थिंक जो लेंथ थी वो फर्स्ट इनिंग्स में जो शुरुआत वाले दिन पर बॉलिंग करी शमी ने, थोड़ा सा ऑफ थे. बट लेकिन जो सेकंड डे पर वापस आके आई थिंक उन्होंने आई थिंक जो भी टीम के साथ बात हुई होगी बॉलिंग कोच के साथ, पर उन्होंने रियलाइज करा कि जो न्यूजीलैंड बॉलर्स हैं ज्यादा ऊपर पिच कर रहे हैं, थोड़ा मूवमेंट मिल रहा है. सेकंड टाइम जब सेकंड डे पे वापस आके बॉलिंग करी, जो 4 विकेट निकाले उन्होंने, आई थिंक इट गेव दैट ओपनिंग टू इंडिया टू गेट बैक इनटू द गेम. जब 135 पर 5 हो गया था, दोस 2 क्रूशियल विकेट्स दैट केम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई थिंक हम सब जानते हैं कि शमी इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बॉलर्स इंडिया हैव इन टर्म्स ऑफ when it comes to seam movement, you get the movement off the pitch, and he showed it. He hadn't played test match for a while. I had doubts in my mind about him, but his performance was top notch. I mean, that first innings bowling performance was I think the best that India had overall in this whole test match, and the most threatening was, I think, when Shami was pitching it up, he looked really threatening. So I think that performance, नहीं बिल्कुल, जो ये पिचिंग इट अप, बॉलिंग ऑन अ फुलर लेंथ, और जब वहां पे बैट्समैन के दिमाग में अनसर्टेनिटी आती है कि बॉल अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, that was a very crucial time. And मेरे हिसाब से एक जो बहुत सरप्राइज चीज मुझे लगी, मुझे नहीं पता हमारे दर्शकों और आपको ये बात पता है नहीं, पर ये पहला टेस्ट मैच था जिसमें ये बॉलिंग लाइनअप एक साथ खेल रहा था. अभी तक मतलब WTC में या कुछ भी एक भी मैच नहीं है जब हमारा बॉलिंग लाइनअप इन 5 बॉलर्स का हुआ है. कभी वेस्ट इंडीज में अगर उमेश या कभी बुमराह रेस्ट कर रहे होते हैं, कभी शमी नहीं होते, कभी शांत नहीं होते, तो कभी जडेजा नहीं होते. So this was actually the first match in which these 5 bowlers were playing together the first time, and that was at the WTC. So although मैं भी मानता हूँ कि इंडिया ने अपनी बेस्ट 11 फील्ड की, अब बोलना बहुत आसान है यार कि जडेजा को हटा देते, बट वी नो इंडिया की टेल बहुत लंबी हो जाती, शायद वो 200 रन भी नहीं आते और कम हो जाते. सो वी नो द रिजल्ट. कोहली के अंडर एक और फाइनल हम नहीं जीत पाए, एक और ट्रॉफी मिसिंग है अभी तक. दैट elusive cabinet is still empty for विराट कोहली and the Indian team. अभी भी इंतजार है हमारे दर्शकों को, देखते हैं क्या होता है. बट हाउ इम्पोर्टेंट इज WTC? ये आखिरी सवाल है. पहला मैच था WTC का. हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक WTC हैज एडेड वैल्यू टू टेस्ट चैंपियनशिप्स और टेस्ट मैचेस इन जनरल? I think the whole point जिसके लिए WTC फॉर्म करी गई थी was people were saying that people have stopped watching the test matches, they become boring with the coming in of T20, everyone's more excited or the shorter format. तो I think उस नजरिए से देखा जाए तो मेरे को लगता है कि definitely this whole new trophy on the World Test Championship, as play across the 2 years format, and teams are looking at which series are important for them. I think it has given that a little bit more importance to the whole test scenario. We see that not all teams will feel like an A team or a B team, and they're going to a nation which is a much easier side. Let's say India going to Bangladesh might not actually be a series where they send out their second string team, or if they think for a Zimbabwe tour or something of that sort. I think it has definitely given importance to the test matches. And then the whole point that it comes back to that one final test match, who qualifies for it. I think I was super excited to watch this game. I'm sure the rest of the Indians and the New Zealand fans as well were. So I think definitely it got me to watch 5 days of cricket. I'm sure all the other fans are also pretty excited about it. And I feel this has really given, gotten that new aura around test matches again, as to every test match, every series that you play in India, outside India. I think that gives it more importance now, because it all comes down to that one final test match. And you get crowned the champion of the world, basically. If you no, absolutely. So I think हर series की जो importance है वो बहुत value add है. पहला WTC है. There was some controversy about points जब COVID आया कि कौन qualify करेगा, थोड़े rules change हुए. But still lot of excitement for the first WTC final. अभी भी थोड़ी uncertainty की है कि WTC का future क्या होगा. But giving this, we have got a result. We have got a full 4-day match at least. And I am hoping as a fan, and I hope everyone hopes, that WTC continues. It has certainly given some excitement, थोड़ा अलग नजरिया लाया है टेस्ट मैचेस के लिए.
यंगस्टर्स के लिए कुछ नया आया है. दिस इज अ वेरी सिमिलर टू एनी वनडे और T20 वर्ल्ड कप. तो ये बहुत ही मेजर चेंज आ सकता है, वेरी गुड एडिशन, एंड इट कैन हेल्प ब्रिंग फॉलोअर्स बैक टू द टेस्ट मैच. जो कहते हैं कि यार टेस्ट मैच इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ क्रिकेट, रियल फॉर्म ऑफ क्रिकेट, जिसमें आपकी डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस, टेक्निक सब टेस्ट होता है. So looking forward to many more WTC finals, many more WTC matches, and India did well to reach the final. And मैं बस यही कहूँगा कि I am glad India lost to New Zealand and not to Australia, England at least. कि they reached the final और न्यूजीलैंड से हारे हैं. न्यूजीलैंड is the well deserved winner. ये ड्रॉ होता तो मुझे न्यूजीलैंड के लिए बहुत बुरा लगता, even as an Indian fan. इसी बात पे thank you everyone. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए स्पोर्ट्स ताज़ा. थैंक यू.